साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो आप नहीं कर रहे हैं डब्बू साहब। अच्छा होगा कि आप हमारे बीच ना आए। अच्छा बुरा सोचने की जरूरत अब आपको है। मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसी जलील हरकतों को करेंगे। तो गनीमत है मैं सही वक्त में यहाँ पे पहुंच गया रीमा जी से ये जानने के लिए कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके पीछे हकीकत है। मगर इससे पहले कि ये मुझे कुछ बताती, आपकी हरकतों ने खुद पर्दाफाश कर दिया। रोहित साहब, आपने जो देखा उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट सच्चाई पता करने मैं इस रीमा के पास यहाँ पे आया हूँ। इससे मैं ये पूछने आया हूँ कि किसकी साजिश के तले ये हिंदुस्तान पहुंची है और किसके बहकावे में आकर इसने इतना बड़ा झूठ बोला है। झूठ तो आप बोल रहे हैं। अगर ये झूठी होती तो आपने उसी दिन इनका मुकाबला कर दिया। मगर झूठ के पांव थोड़ी होते, इसलिए उस दिन इनकी सच्चाई के सामने आप टिक नहीं पाए और आ जाए इन बेचारी पे अंधेरे में वार करने के लिए शर्म आनी चाहिए। अब चुपचाप यहां से निकल लीजिए, इसी में भलाई है। इस वक्त इसी में भलाई है, वरना तुम्हारे लिए भलाई तब तक नहीं होगी जब तक मैं इस शहर में हूं, और मैं इस शहर में तब तक रहूंगी जब तक तुम पूरे बर्बाद नहीं हो जाते, सड़क पर नहीं आ जाते, एक एक सांस के लिए भीख नहीं मांगते। और उन सांसों की भीख तुम मुझे दोगे? हाँ, जब औरत मर्द के साथ एक बार सो जाती है तो उसे उसकी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह पाँव में होती है और पाँव में ही रहनी चाहिए। आपके ख्यालात बहुत पुराने हैं डब्बू। अब 20वीं सदी खत्म होने को आई है। अब अगर किसी औरत को पैरों तले दबोचने की कोशिश करोगे तो वो पाँव के नीचे से जमीन खींच लेगी। ये तो वक्त ही बताएगा मिस रीमा नाथ की कौन किसके पाँव के नीचे से जमीन खींचे। और तुम्हारा वक्त बहुत ही बुरा आने वाला है, ये तुम्हारे सिवाय पूरी दुनिया जानती है। दुनिया को तो मैं एक दिन बताऊंगा कि मैं क्या हूं। एक्सक्यूज मी। आप प्रिया के भाई हैं। शुक्रिया कि आपने यहाँ आकर सही वक्त पर मेरी मदद की। मदद तो आपने हमारी की रीमा जी। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि कुछ देर हो गई। अगर शादी होने से पहले ही हमें डब्बू के कारनामों के बारे में पता चल जाता तो प्रिया की जिंदगी में अजीबोगरीब हादसा होने से बच जाता। वैसे तो मैं हिंदुस्तान शादी होने से पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन बात तब तक मंडप तक पहुंच गई थी, और अगर उस वक्त मैं कुछ कहती कोई मेरा यकीन नहीं करता। ठीक कह रही हैं आप। इंसान जब तक आग से जल नहीं जाता तब तक वो नहीं मानता कि आग में जलाने की ताकत है भी। बाय द वे, आप बंबई और कितने दिन हैं? कुछ दिन तक। हमारी कंपनी टीपी एंटरप्राइजेस को फाइनेंस कर रही है। मैं उस ऑस्ट्रेलियन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। टीपी एंटरप्राइजेस? वही कंपनी जो मिस्टर तेजेश्वर दत्त और प्रीति पुनीता ने शुरू की है? एग्जैक्टली। मैं अक्सर प्रीति के साथ ही होती हूँ। एनीवे, मैं चलता हूँ। जहां तक डब्बू का सवाल है, आप बेफिक्र रहिए। मैं बेफिक्र नहीं रह सकती हूँ। डर इस बात का नहीं है कि कहीं ये मुझे नुकसान न पहुंचा दे। डर इस बात का है कि कहीं ये मेरे वार से बच न जाए। नहीं बचेगा, पूरा यकीन है मुझे। I'll make a move. तुम प्रीति के बारे में कुछ बात नहीं करोगे? अब बात करने को रहा ही क्या है? वैसे तेजेश्वर दत्त और प्रीति का साथ अच्छा रहेगा एक दूसरे के लिए। Yes, it's a good association. पर उस साथ से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारी बात तो अलग है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तो बहुत अलग हो गई है मेरी बात। इतनी अलग कि अब मैं बिल्कुल अलग हो गया। आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ हेर फेर है समझने में। नहीं रीमा जी, सारा हेर फेर तो किस्मत का है। जो नहीं होने को होता है ना, वो कभी नहीं होता है। एनीवे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। और प्रॉब्लम ना हो तो? तब भी कर सकती हैं। I'll see you. Bye. थैंक्स। अब समझ में आया? अब समझ में आया आप लोगों को मैं क्यों बार बार राजकुमार के दस्तखत लेने के लिए कहता था? मुझे मालूम था कि डब्बू साहब की कोई न कोई हरकत
किसी न किसी तरह का गुल जरूर खिलाएगी। वो तो रीमा के आने से गड़बड़ हो गई, वरना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा वही था। तो मैं कह रहा हूँ, ये रीमा एक नहीं है, पता नहीं और कितनी होंगी और कहां कहां आपने छोड़ा होगा, हर कदम पर सामने आएंगी। अब मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी। क्या चाल चलेंगे आप? अरे मैं क्या चाल चलूंगा? मुझे अपना पैसा निकालने के लिए जिस किसी को भी जहां कहीं भी नीलाम करना पड़ेगा करूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे राणा साहब। मैं आपको उस घर में फिर से घुसकर दिखाऊंगा और आप मेरा यकीन माने, राजकुमार मुझे फिर से पैसे देगा और पहले से कई ज्यादा पैसे देगा। राणा साहब, ये जो औरतें होती हैं ना, बहुत ही बेवकूफ होती हैं। तो राणा साहब, वो गोली सही निशाने पर लगती है जो किसी औरत के कंधे पर रखकर चलाई जाती है। अब तुम्हारे पास कौन सा कंधा बचा है? गोली सलामत कंधे 1000 मिल जाएंगे राणा साहब। राणा साहब, भगवान ने ये जो औरत बनाई है ना, बहुत ही कमजोर होती है। दरअसल औरत कभी कमजोर होती ही नहीं, वो सिर्फ प्यार करती है और प्यार में मर मिटना उसका वजूद है, उसकी फितरत है, वही उसकी आखिरी सीमा है और उसी को लोग कमजोरी का नाम देते हैं। I don't agree with it. प्यार करना चाहिए, लेकिन प्यार में मर मिटना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अपने प्यार को तो हासिल करना चाहिए। फिर तुमने क्या किया? तुमने अपने प्यार को क्यों नहीं हासिल किया? नहीं किया, लेकिन अब प्यार में मर मिट तो नहीं रही हूं ना मैं। मर मिट रही हो प्रीति, तुम्हारा वजूद मर मिट रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरा वजूद नहीं मर मिट रहा। इनफैक्ट दीपा, जिंदगी में पहली बार अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट, इतना आजाद महसूस किया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। लेकिन क्या तुम अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती हो? Isn't that the most natural thing to do? पापा ने बचपन से सिखाया हुआ है कि अपने पैरों पर खड़े रहो। That's... लेकिन जब बचपन बीत गया और जवानी आ गई, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि कोई तुम्हारे साथ होना चाहिए? और वो कोई ऐरा गहरा नहीं, वही जिसे तुम प्यार करती हो। बोलो प्रीति। हाँ, लेकिन अब नहीं है तो नहीं सही। तो वो नहीं तो कोई और सही। नहीं, जरूरी तो नहीं है। इसका मतलब प्यार नहीं मिला तो वो जगह खाली रहनी चाहिए, है ना? What? यहीं से शुरू हो जाता है औरत का वो सिलसिला, जहां औरत का वजूद एक इंतजार में बदल जाता है और वो एक मील का पत्थर बन जाती है। वो पत्थर जो आने जाने वाले मुसाफिरों को देखता रहता है कि कब वो मुसाफिर इस राह से गुजरेगा जिसका उसे बरसों से इंतजार है। कितनी सही बात कही है तुमने। इतनी बड़ी बात को समझते हुए इतनी शांत कैसे रह सकती हो? That scares me. God, it's so disturbing. तुम इतनी कूल कैसे रह सकती हो ये बात समझते हुए? ये बात मुझे अब जाकर समझ में आई है। I'm feeling so disturbed. कितनी बेचैनी हो रही है। हम औरतें कितनी बेवकूफ होती। नहीं, मासूमियत को बेवकूफी का नाम मत दो। औरत में प्यार है, ममता है, दया है, और वो इसलिए कि अभी तक उसमें इंसानियत की वो मासूमियत बाकी है जो कभी देवियों और देवताओं में थी। आज तक जितने भी डिक्टेटर हुए हैं, जितने भी तानाशाह हुए हैं, सब मर्द थे। औरत कभी नहीं हुई जालिम। हाँ, लेकिन हमेशा से सिर्फ औरत जुल्म सहती आ रही है। जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन शैतान से लड़ने के लिए शैतान बनना जरूरी नहीं है। लेकिन आवाज करना जरूरी है। कई बार खामोशी इंसान तक नहीं पहुंचती। ये जताने के लिए कि इंसान को तकलीफ हो रही है, उसे रोना जरूरी है।
जब उसके रोने की आवाज सुनाई देती है तब पता चलता है कि उसे तकलीफ हो रही है, उस पर जुल्म ढाया जा रहा है। कई बार खामोशी भी सब कुछ बता देती है। इतने साल तक आपसे कुछ कहा खामोशी ने? इतने सालों से दीपा आपसे प्यार करती है, बस आपके एक हाँ का इंतजार है उसे। उसकी खामोशी को आप कहाँ समझ पाए पापा? ऐसा नहीं है कि मैं दीपा की खामोशी को समझ नहीं पाया, और यह भी नहीं है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं या मैं दीपा को चाहता नहीं। आज तक नहीं कह पाया, लेकिन आज कहता हूं, मैं भी दीपा से उतना ही प्यार करता हूं जितना दीपा मुझसे करती है। So then what's the problem? आपने अब तक कहा। बस प्रीति, मेरे लिए इतना जानना ये बहुत है कि मुझे प्यार के बदले में प्यार मिल रहा है। ये काफी नहीं है। आपको आपके प्यार के बदले में उसका सिला मिलना चाहिए। पापा को आपको वो सिला देना चाहिए, वो आपका हक है। आप लोगों को ये बात कड़वी लग रही होगी, बट दिस इज द ट्रूथ। पापा प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आप ही ने मुझे सिखाया सच बोलने के लिए, और मैं सच बोल रही हूँ। आप ही सोचिए, मुझमें और दीपा में क्या फर्क रह गया? यही ना कि गोविंद की खामोशी को मैं ना समझ बैठी, और दीपा आपकी खामोशी को ना नहीं समझना चाहती, क्योंकि उसे आज भी उम्मीद है कि शायद आप हाँ कह देंगे। लेकिन आप तो दीपा की जिंदगी में गोविंद ही हुए ना। प्रीति, सच बोल रही हूँ दीपा, पता नहीं कैसे बोल गई, लेकिन सच बोल रही हूँ मैं। सही कह रही हो तुम बेटी, सही कह रही हो। और तुम्हारी बातें सुनकर ये अच्छा भी लगा कि मेरी बेटी कितनी समझदार है, कितनी हिम्मत है उसमें। गोविंद ने तो तुमसे प्यार किया, लेकिन वो अपने माँ बाप के सामने हिम्मत करके कुछ बोल नहीं पाया। और मैं दीपा को चाहता रहा और इतने सालों तक कुछ कह नहीं पाया। लेकिन वो किसी किस्म का दबाव नहीं था, वो मेरा अपना इंतजार था कि जिस दिन मैं तुम्हारी मां की याद को भुला दूंगा, उस दिन मैं दीपा को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उस याद को मैं कभी भुला ही नहीं पाया। तुम्हारी कहानी में एक तरफ गोविंद की मजबूरी है और दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार। लेकिन मेरी कहानी में मेरे और दीपा के इंतजार का दर्द बराबर है। दीपा को इंतजार है मेरी हाँ का, मुझे इंतजार है शायद तुम्हारी मां की हाँ का। लेकिन अब लगता है कि वक्त आ गया कि मुझे कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। मानो जैसे तुम्हारी मां से पूछना पड़ेगा कि अब वो कुछ कहे। हाँ? ठीक नहीं हुआ प्रीति। अगर जवाब ना भी हुआ तो मेरे लिए कोई वजह नहीं रह जाएगी जीने के लिए। क्या है? एक रजिस्टर्ड लेटर है किसी मिस्टर A.K. राणा का। उनका कहना है कि कुछ रकमें हैं जो हमने उनसे उधार ली हुई, लौटाने का वक्त निकल चुका है और हम डिफॉल्टर्स हैं पेमेंट। कोई मजाक कर रहा होगा।
मजाक रजिस्टर्ड लेटर में नहीं आया करते लता। मामला जरूर सीरियस है। आई थिंक आई टॉक टू, नंबर है यहाँ। हेलो, क्या मैं मिस्टर A.K. राणा से बात कर सकता हूँ? कर सकता हूं नहीं, आप कर रहे हैं। मैं राजकुमार पाठक बोल रहा हूँ। कहिए। एक रजिस्टर्ड लेटर मिला है आपको। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी रकम है जो हमने आपसे ली है? आप भूल भी गए? क्या आप पेपर साइन करते वक्त ये नहीं देखते कि आप किस पर साइन कर रहे हैं? कैसे व्यापारी हैं आप? देखिए, आप बदतमीजी की हद तक जा रहे हैं। ये मामूली रकम है हमारे लिए, इतने लोन्स हम लिया नहीं करते। वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जिस पर आपके दस्तखत हैं। वो सिग्नेचर्स झूठे होंगे। अरे ये तो कोर्ट फैसला करेगा कि झूठा है या सच्चा। क्या आप ये बता सकते हैं कि मैंने ये दस्तखत कब किए थे? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर ये पेपर मुझे विनय रस्तोगी उर्फ डब्बू ने दिए थे। उन्होंने ही आपसे दस्तखत करवाए होंगे। क्या आप ये पेपर्स लेकर हमारे यहाँ आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता? बोलिए कब आऊं? कल ही 4 बजे। जी ठीक, मैं आ जाऊं। ओके। तुम्हारे ससुर ने बुलाया है पेपर्स लेकर। राणा साहब, मैंने आपको मना भी किया था, फिर भी आपने। मुझे मेरा काम करने दो बरखुरदार। ये पैसों का मामला है। ये काम औरतों के बगल में बैठ के नहीं किया जा सकता। ये धंधा है, धंधा। इसके लिए बाजार में निकलना ही पड़ता है। मुझे लगता है ये वही कागजात है जो डब्बू हमसे साइन करवाता रहा और हम करते रहे बिना पढ़े। बड़े डैडी ठीक ही कहा करते थे, पढ़ लेने चाहिए थे। तो पढ़ने चाहिए थे, क्यों नहीं पढ़े? ये तुम कह रही हो? पिछली बार तो तुम खुद साइन करने वाली थी। तो तुम आगे क्यों बढ़े बोलते हुए कि आई कांट लेट माय साइनिंग अथॉरिटी को? क्यों आगे बढ़ के वो सिग्नेचर्स किए? वो भी तुम्हारे लिए। मुझे लगा बड़े डैडी को बुरा नहीं लगे कि उनकी बहू ने उनकी बात सुनी अनसुनी। तुम्हारी इज्जत बनाए रखने के लिए ही मैंने दस्तखत किए थे। तो अब मुकाबला करो मर्दों की तरह, लड़ो जाके और कोर्ट में साबित करो कि ये सब कागजात झूठे हैं, अगर हो सके तो। और वो आदमी जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो जिंदगी भर नहीं भूले। अगर किसी को सबक सिखाने की जरूरत है तो वो है डब्बू।